क्या सीट गलत दे दी गई आपको या गलत सीट से चुनाव लड़ गए आप? ये सब चीज़ें पीछे की बातें हो गई है। नहीं, हमारे लिए तो शोध का विषय है। देखिए, मैं उस मेरे लिए तो शोध का विषय है रावत साहब, और यहाँ बड़े सारे लोग ये जानना चाहेंगे। कभी जब आप के ऊपर ज़्यादा लोगों का आदर भाव रहता है तो आदर भाव आपसे बहुत सारी चीज़ें करवाता है जो अप्रिय भी होती हैं। मेरा तो साफ ऐलान था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि चुनाव लड़ाऊंगा पार्टी जी। और जब 50 सीटें हमने डिक्लेयर भी कर दी, 50-52 सीटें, तो कुछ लोगों ने कहा मुझसे कि आप हमारे वहाँ से लड़िए। बल्कि एक तो नामांकन करने जा रहे थे, उन्होंने रास्ते से टेलीफोन करके कहा, उन्होंने कहा साहब हम आपको चाहते हैं, यहाँ सब लोग कह रहे हैं और आप यहाँ से चुनाव लड़िए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई नहीं, मैं सबको चुनाव लड़ाऊंगा, एक कंपेन करने वाला चाहिए। यदि कंपेन करने वाला नहीं रहेगा तो भाजपा को बहुत सारी गलत बातों को, दुष्प्रचारों को लोगों के गले में उतारने का मौका मिल जाता है, जो मेरी आशंका सही साबित हुई। लेकिन जब हम बाकी सीटों का फैसला करने के लिए बैठे, शायद 10-15 सीटें रह गई थी, तो अचानक बात आई कि साहब इनको चुनाव लड़ना चाहिए। अब हमारे सभी साथियों ने कहा नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए, आप नहीं लड़ेंगे तो गलत संदेश जाएगा। मैंने कहा भाई अब सीट रही कहाँ गई? तो वो साथी दुश्मन थे रावत साहब आपके। आप किससे कहूँगा ना? उन्होंने कहा नहीं आपको लड़ना चाहिए। मैंने कहा भाई लड़ना ही है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा ज़रूरी है। तो मैंने कहा भाई एक ही सीट मुझको दिखाई दे रही है जहाँ से मैं लड़ सकता हूँ। मैंने उस सीट का नाम ले लिया। अब 2-3 दिन बाद कई तरीके के सवाल उठ गए, पार्टी के अंदर बहुत सारे सवाल उठ गए, बहुत सारी धमकियाँ आ गई, बहुत सारी और बातें आ गई, बहुत सारे शुभेच्छु निकल करके आ गए। सब ने अपने तरीके से कहा, अनंतगत्वा ये फैसला ले लिया कि आप लाल कुआं जाइए। तो मैंने कहा भाई, और मुझसे कहा गया कि लाल कुआं में सब लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत आएंगे तो हम तैयार हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि कोई भी गंभीर उम्मीदवार एकदम दिल से तैयार नहीं है, क्योंकि उनके समर्थक उन्हीं की जिंदाबाद कह रहे थे जब मैं वहाँ पहुँचा। तो बहरहाल उन्होंने मुझको गुलदस्ता भी दिया और कहा भी साहब आप आए, आपको हम लड़ाएंगे। लेकिन एक कैंडिडेट नहीं मानी जी। तो मैंने वहीं से पार्टी लीडरशिप से कहा, मैंने कहा पार्टी प्रभारी से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और यहाँ जो बात मुझे बताई गई थी उसके विपरीत बात है। एक लड़की के खिलाफ मैं नहीं लड़ूंगा, उसको टिकट मिला है, मैं उसके खिलाफ नहीं लड़ूंगा, वो वापस नहीं ले रही है। और आप कोई नाम मुझको बता दीजिए जिसको मैं चुनाव चिन्ह कल सौंप दूँ, जिसको बी फॉर्म कहते उसको सौंप दूँ। अब उससे थोड़ा हड़कम मचा। पार्टी के कई लोगों ने कहा, जिम्मेदार लोगों ने भी कहा कि चुनाव लड़ने से पहले ये बड़ा भारी अपशकुन हो जाएगा। आप लाल कुआं पहुँच गए हैं, यदि आप वहाँ से बिना लड़े वापस आते हैं तो फिर जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरा किया हमने। लेकिन निर्णय इन सब बातों से नहीं हुआ। ये ज़रूर है कि जब आप कह रहे हैं ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण व्यक्ति की अपनी सीट बिल्कुल निर्धारित ना हो और वो इधर उधर फ्लोट कर रहा हो, तो उससे समर्थकों में, दूसरे लोगों में कई तरीके की आशंकाएं पैदा होती हैं। ये सारी बातें होती हैं, मगर ये सारी बातों के बावजूद जो है, जो हमारा एजेंडा था, लोगों ने उसको इंडोर्स कर दिया था। और मैं जानता हूँ लोगों के मन में क्या थी, लोग किन बातों के लिए वोट देना चाहते थे। हमारी उत्तराखंडियत की बात जो है लोगों के गले बिल्कुल उतरी हुई थी, उसके लिए तोड़ निकाला, उत्तराखंडियत का तोड़ निकाला गया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, निर्णय इसी पर आया। तो ये कहानी भी मैंने आपको बता दी। लेकिन यदि आप ये कह रहे हैं कि इन बातों से कांग्रेस हार गई, तो मैं अपने साथियों के ऊपर इतना बड़ा बोझ नहीं डालना चाहूँगा कि मेरी चुनाव की हार के कारण वो बने। और यदि कोई कारण है भी उसके अलावा, मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, वो हरीश रावत है। मैं अपनी हार का भी, मैं जो दूसरे और हमारे साथी हारे हैं, मैंने उनकी भी जिम्मेदारी ली है। आप यदि उनका प्रेम, उनका समर्थन पाने के हकदार हैं, तो उनकी निराशा के क्षण में उनके साथ उनकी निराशा को बांटने के लिए भी आप में हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत मेरे अंदर है, इसीलिए शायद आपने मुझे जनूनी बताया है। बिल्कुल, और बड़े सोच समझ कर हमने इस सत्र का नाम रखा रावत साहब। और हम तो यही चाहते हैं कि आपकी तरह जो
वरिष्ठ राजनीतिक है उस सियासत में लगातार बने रहे, क्योंकि सरकार को बार बार सरकार पर सवाल उठाना भी एक बड़ा काम है अपने आप में। जी हाँ, और उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ मैं समझता हूँ ये 25 साल भी कम हैं। यदि 25 साल के भी हम होते हैं तो हम ये कहें कि व्यवस्थित तरीके से हम पूरी तरीके से उस स्थिति पर आ गए हैं कि हमें 100% मैच्योर स्टेट कहा जाए। अब जिसकी राजधानी के विषय में जैसी मेरी सीट का डमाडोल था, वैसे अभी उत्तराखंड की राजधानी का डमाडोल है जी। बहुत सारी बातें हैं जी, क्योंकि भाजपा का इरादा नहीं लगता कि वो भराड़ीसैंण को राजधानी बनाएगी, यहाँ तक कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएगी। तो अच्छा, उनका झूठ जो है वो इतने प्यार से परोसते हैं लोगों को, वो दिखाई नहीं देता है जो है। तो अब ये मामला है अपनी जगह पर। उसी तरीके से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और इस समय मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये दूसरी बार दोहरा रहा हूँ, आपके जो जुड़े हुए लोग हैं आपके, उनको ज़रा उनसे मैं क्षमा चाहते हुए कि ये जो अग्निपथ योजना है जी, ये योजना उत्तराखंड के लिए बर्बादी का पथ सिद्ध होने जा रही है। अब यही एक ऐसा सवाल है जो मुझसे कहता है कि हरीश रावत, तुम्हारा जुनून जो है और दुगना होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के खिलाफ लड़ाई को कौन समेटेगा, और इस लड़ाई को हमको केवल राजनीतिक आधार पर नहीं लड़ना पड़ेगा, इसमें हमको पूरे उत्तराखंड को जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके के सवाल है, भराड़ीसैंण का भी सवाल है, ये सवाल भी है। अभी हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होगा 2014 से 2016 तक। मैं अर्थव्यवस्था को जिस रास्ते पर लेकर के गया, राज्य ने 5 सालों के अंदर वो रास्ता ही पूरी तरीके से छोड़ दिया। अब एक बहस इस पर भी होनी है कि वो रास्ता सही था 2014 से 16 का, या ये जो बता रहे हैं वो सही है। क्योंकि आज के जो हालात हम देख रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, विकास ठप पड़ा हुआ है, नए नए सवाल ऐसे खड़े हो जा रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि हमारा उत्तराखंड किस दिशा की ओर जा रहा है, लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कह रही हैं कि अपने जुनून को बरकरार रखना है। आपकी एबीपी गंगा की शुभकामनाएं चाहिए। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ बिल्कुल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।